और बहन जी बनने वाली थी 2009 में इस देश की प्राइम मिनिस्टर। जो कांग्रेस है वो अल्पमत में आई थी, तभी बीजेपी और समाजवादी के लोगों ने पिछले दरवाजे से किसको वोट किया था? कांग्रेस को वोट किया था। और जो उनका सरकार गिरने वाला था वो बचाने का काम समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने किया था। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपको? और जैसा ही चुनाव खत्म होता है वैसा उनका तीसरा मोर्चा खत्म हो जाता है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि 10 साल कांग्रेस रहे, 10 साल बीजेपी रहे, लेकिन तीसरी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है वो सत्ते में ना आए। आप जो ये काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है, सामाजिक लेवल का काम है, अपने फुले शाहू बाबा साहब को मूवमेंट को मिशन को आगे बढ़ाने वाला काम है। लेकिन साथों साथ जो बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज का कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिस समाज का कोई दल नहीं उस समाज का कोई बल नहीं। और माननीय कांशीराम साहब ने दल जो निर्माण किया है बहुजन समाज पार्टी, वो अपनी पार्टी है। राजनीतिक विषयों में जो जानकारी दी है, आशा उम्मीद करता हूँ कि जो युवा टीम के युवा है उनको बातें आपका समझ में आया होगा। और हम लोग अक्सर बार बार बोलते हैं, और जिस प्रकार से मान्यवर साहब ने भी कहे हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो हम लोग इस मूक नायक के माध्यम से पर्दे के पीछे रहते हुए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत करने का कार्य करेंगे। मैं मेरे भाषण में बार बार कहता हूं कि हमारे उत्तर भारतीयों से हमारे महाराष्ट्र का जो बुद्धिस्ट समाज है जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं, बुद्धिस्ट समाज और उत्तर भारत का जमात समाज कोई अलग नहीं, एक ही कास्ट है, खाली नाम अलग है। वो चमार है, इधर मार है, अभी का बुद्धिस्ट है, लेकिन जात तो एक ही है, खाली नाम अलग है। जैसे मेरा नाम प्रवीण है, आपका नाम किसका अलग है, लेकिन जात तो एक ही है। और इसके पहले मैं हमारे मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय अखिलेश जायसवाल साहब से निवेदन करूंगा कि साहब के हाथों से हमारे बीएसपी के मुंबई अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाए। सर अब अपना दो शब्द रखें समाज के लिए, समाज के लिए तो वाले कुछ है अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उसके बारे में। जय भीम साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सब महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस मूक नायक वेलफेयर एसोसिएशन, मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मीटिंग में उपलक्ष्य में इस संस्था के संस्थापक सम्माननीय सुनील जी जायसवाल साहब, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय अखिलेश जी, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो काम करते हैं वो हमारे राकेश जी जायसवाल, उत्तर भारतीय मोर्चा के विधानसभा अध्यक्ष और सम्मानित साथियों, आज मूक नायक वेलफेयर एसोसिएशन का एक छोटा सा मीटिंग आयोजित किया है साथियों। और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखते रहता हूँ कि मूक नायक के लोग, मूक नायक के अपने लोग हमारे फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा हमारे समाज तक पहुंचाने का काम कर रही है। अच्छी बात है। अगर हमारी राजनीति मजबूत करना है तो हमारे सामाजिक जड़ें मजबूत होना चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा है, कांशीराम साहब ने कहा है। तो जब तक हमारी सामाजिक आंदोलन जड़ें मजबूत नहीं होती तब तक हमारे राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमारा सफल नहीं हो सकता। इसलिए साथियों,
सामाजिक लेवल पर हमारे सब युवा साथियों ने काम करना चाहिए। और तुम्हारा आप सब लोग इस संगठन के माध्यम से हमारे समाज को, बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हो, अच्छी बात है। साथियों, बाबा साहब ने हमें कहा था कि परिस्थिति पूरे देश में ऐसी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी हमारे देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब ने अधिक संघर्ष करके ये संविधान लिखा, उस संविधान को बदलना चाहते हैं लोग। ये क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हजारों साल से इस देश का जो बहुजन समाज है, दलित शोषित पीड़ित मुस्लिम समाज है, उस समाज को 1950 के पहले कोई हक अधिकार नहीं था। और हमारा ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज उनकी सेवा चाकरी करता था। लेकिन यही बहुजन समाज आज संविधान के माध्यम से, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान की वजह से आज IAS ऑफिसर बनाए, IPS अधिकारी बनाए, हर लेवल पर हमारा आदमी जाके बैठा है। तो उनको ऐसा लगता है कि कल 50 साल पहले इस समाज को हम हमारे जूते से रोनते थे, वो समाज हमारे सिर पर आके बैठा है। ये क्यों हुआ है? बदल क्यों हुआ है? ये बदल इसलिए हुआ है कि भारत का संविधान, भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया। ये सब जो हमें अधिकार मिले हैं वो भारतीय संविधान की बदौलत मिले हैं। और इसलिए वो लोग, हमारे जो विरोधक है, विरोधक इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। उनकी तैयारी भी चालू है, उनका संविधान भी तैयार है। 2025 में RSS को 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस देश का वो संविधान बदलना चाहते हैं। उनके पास रास्ते है, क्योंकि हमारे देश का अगर हम इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, कभी वो हावी होते, कभी हम हावी होते। आज देश हमारा स्वतंत्र तो हुआ है, संविधान तो लागू हुआ है, लेकिन संविधान देने वक्त बाबा साहब ने कहा था, ये बात कहा था, हमारे समाज को कहा था, ये संविधान तो हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन चलाने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो इस संविधान का कुछ काम नहीं। इसलिए आपको आमदार, खासदार, MLA, MP बनना होगा। इसलिए बाबा साहब ने हमें 1932 में वोट का अधिकार तो दिया है। 1932 में बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। इस देश में 85% बहुजन समाज है, लेकिन बहुजन समाज का आज तक 70 साल होकर गए। लेकिन 70 सालों में हम इस देश की जो भाग दौड़ है, इस देश का जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा स्थान जो PM होता है, वो आज तक हम हासिल नहीं किए। इसका कारण जो हमारे महापुरुषों ने हमें कहा था, उस बात को हम नहीं मानते। लेकिन मैं उत्तर भारतीय हमारे समाज को सैल्यूट इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की बात मानी, कांशीराम साहब की बात मानी, बहिम जी की बात मानी, और उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं तो 4-4 बार सरकार बनाया। सरकार कैसे बनाया जाता है, लोगों को कैसा चैनलाइज किया जाता है, आपको सबको पता है। मैं मेरे भाषण में बार बार कहता हूं कि हमारे उत्तर भारतीयों से हमारे महाराष्ट्र का जो बुद्धिस्ट समाज है, जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं, बुद्धिस्ट समाज और उत्तर भारत का जमात समाज कोई अलग नहीं, एक ही कास्ट है, खाली नाम अलग है। वो चमार है, इधर मार है, अभी का बुद्धिस्ट है, लेकिन जात तो एक ही है, खाली नाम अलग है। जैसे मेरा नाम प्रवीण है, आपका नाम किसका अलग है, लेकिन जात तो एक ही है। तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी उत्तर भारतीयों की, कि महाराष्ट्र का जो बुद्धिस्ट युवा लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनको खुले शव बाबा साहब के बारे में बताए, हमारे महापुरुषों के बारे में बताए, हमारे पार्टी के बारे में बताए, और इस पार्टी के साथ, इस मिशन के साथ वो जुड़े। अगर हमारा उत्तर भारत का जो चर्मकार समाज है, महाराष्ट्र का बुद्धिस्ट समाज है, मुस्लिम समाज है, OBC समाज है, अगर जुड़ता तो महाराष्ट्र में हम परिवर्तन कर सकता है। और कांशीराम साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र के लोग अगर परिवर्तन करेंगे तो इस देश में मूवमेंट जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में हम आज तक हमारा खाता नहीं खोल सके, बहुत दुख की बात है। मैं महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन हम ये बात मैं बड़ी यातना से आपको कह रहा हूँ कि जिस महाराष्ट्र से मैं ताल्लुक रखता हूँ, जिस महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, उस महाराष्ट्र से BSP ने आज तक एक खाता भी नहीं खोला। कोशिश में लगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है साथियों कि महाराष्ट्र के भटके हुए लोग हैं, उन लोगों को खुले शव बाबा साहब बताकर बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर लेके आओ। आपका जो सामाजिक काम है, वो सामाजिक काम तो चलता रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उसको मजबूत भी करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आप देखते हो कि चुनाव आने वाला है, इस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है। इस मुंबई में हम लोग रहते हैं। उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव के बाद एमएलए का एमपी का चुनाव आने वाला है। एमपी के बाद एमएलए का चुनाव आने वाला है। 3 चुनाव आने वाले हैं। और उस 3 चुनाव में अगर आप देखते हो तो बहुजन समाज पार्टी को घेरने के लिए, पीछे धकेलने के लिए ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस बीजेपी बार बार हजारों सालों से वो काम कर रही है। जैसा अभी उत्तर भारत से आप ताल्लुक रखते हैं, उत्तर भारत में पार्षद का चुनाव है। उस पार्षद के चुनाव में अगर आप देख तो मेरे से भली बात है आपको बताया, क्योंकि आपकी फैमिली उधर है, आपके सगे संबंधी उधर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर हमारे बीएसपी में जुड़ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी में हमारा मुस्लिम समाज जुड़ने की वजह से सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये डर गए लोग, क्योंकि उत्तर भारत में हमारी दलित समाज की आबादी 23% है और मुस्लिम समाज की आबादी कम से कम 19-20% है। अगर वो 2 कौम भी जुड़ते हैं तो 45% होते हैं, और 45% अगर होते हैं तो कोई माई का लाल हमें उत्तर प्रदेश में नहीं रोक सकता। ये बात उनको मालूम है, इसलिए बार बार आप देखो, मैं राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सब्जेक्ट निकला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हर बार देखते हो जब केंद्र सरकार का चुनाव आता है, वो तीसरी आघाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं हर बार। वो तीसरी आघाड़ी कौन बनाता है? ये तीसरी आघाड़ी कांग्रेस और बीजेपी बनाती है। दूसरी किसकी आघाड़ी? तीसरी आघाड़ी नहीं होती, उनकी ही होती है। जैसे कांशीराम साहब ने वामसेप 1978 में निर्माण किया, और वामसेप के माध्यम से कांशीराम साहब ने सामाजिक तौर पर पूरे देश में दलित समाज को जोड़ा, एससी समाज को जोड़ा। और 80 के दशक में कांशीराम साहब ने ओबीसी समाज को मंडल आयोग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश किया। और जब देश का ओबीसी समाज, देश का मुस्लिम समाज, देश का एससी समाज कांशीराम साहब के पीछे आया, तो कांशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। उसके बाद क्या हुआ? जब मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो कांशीराम साहब ने नारा दिया, तो बीजेपी कांग्रेस डर गई। उनको मालूम था कि कांशीराम आने वाले समय में इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, क्योंकि मंडल आयोग के माध्यम से कांशीराम साहब ने सबसे बड़ी तादाद में रहने वाला जो ओबीसी समाज है, उस ओबीसी समाज को कांशीराम साहब ने हर स्टेट में जोड़ा, एससी समाज को हर स्टेट में जोड़ा, मुस्लिम समाज को हर स्टेट में जोड़ा। तो उनको एक बात मालूम हुई कि कांशीराम आने वाले समय में इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता। जैसा 1943 में बाबा साहब ने पश्चिम बंगाल में सर ख्वाजा बदरुद्दीन नाम के जो आदमी थे, उनके साथ युति करके 1943 में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए। और वो टाइम पे 11 स्टेट थे, 11 में से 9 स्टेट ऐसे थे उनमें मुस्लिम और दलित समाज की आबादी ज्यादा थी। अगर एक स्टेट में बाबा साहब सरकार बना सकते हैं, तो कांग्रेस के ये बात समझ में आई कि अंबेडकर 9 राज्यों में भी सरकार बना सकता है, तो वो डर गए। वो डरने की वजह से 1947 में उन्होंने पाकिस्तान और भारत अलग किया, जो मुस्लिम समाज को तोड़ा। क्योंकि मुस्लिम समाज अगर बाबा साहब के पीछे जाता तो 1952 में जो पहला सार्वत्रिक चुनाव हुआ उसमें बाबा साहब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन बड़ी चालाकी से कांग्रेस ने पाकिस्तान को अलग किया और मुस्लिम की आबादी उन्होंने पाकिस्तान में कन्वर्ट बाजू के। उसी तरह कांशीराम साहब ने 80 के दशक में जो ओबीसी समाज को जोड़ा था, उनके मन में भय पैदा हुआ और फिर उन्होंने क्या किया कि उस मंडल आयोग को दबाने के लिए, आपको अगर मालूम होगा कि वो टाइम पे राजीव गांधी पीएम थे, तो वो टाइम पे बोफोर्स का घोटाला उन्होंने बाहर निकाला और वीपी सिंह के माध्यम से उन्होंने वीपी सिंह को पीएम बनाया था। यानी कांशीराम साहब को रोकने के लिए उन्होंने पीएम बनाया, वो डर गए। उसी तरह 2008-9 में बहन जी 2007 में आपकी स्टेट की सीएम थी, और 2009 में जब अनुकरार हुआ था, उस अनुकरार में जो प्रकाश खरा था कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने बहन जी को तीसरे मोर्चे का नेता बनाया था और बहन जी बनने वाली थी 2009 में इस देश की प्राइम मिनिस्टर। जो कांग्रेस है वो अल्पमत में आई थी, तभी बीजेपी और समाजवादी के लोगों ने पिछले दरवाजे से किसको वोट किया था? कांग्रेस को वोट किया था। और जो उनका सरकार गिरने वाला था, वो बचाने का काम समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने किया था। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपको कि बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग नहीं है, वो एक ही है, खाली दिखाने के लिए अलग है। वो एक तीसरा मोर्चा की बात जो है वो बोलने के लिए आप जाएंगे कम से कम 1-2 घंटा लगेगा, ये बड़ी बात है। अगर आप देखते हो तो ये मोर्चा क्यों आगे करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता था कि जो जनता दल निर्माण की थी, तो पूरे स्टेट में ओबीसी समाज कांशीराम साहब की तरफ आ रहा था
तो कांशीराम साहब के तरफ ना जाए, इसलिए जनता दल को उन्होंने तोड़ा। आज अगर आप देखते हो तो जनता दल के 16 टुकड़े हुए। ऐसा उड़ीसा में आप जाओगे तो वो बिजू जनता दल पटनायक, वो भी वीपी सिंह का मंत्री था। उसके बाद आप बिहार में जाओगे, लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, वो भी थे, देवेगौड़ा, ऐसे 15 गुट किए। और कांशीराम साहब के तरफ जाने वाला जो ओबीसी था, तो हर स्टेट में उन्होंने रोका, सीएम बनाए, उनको सीएम बना दिया, लेकिन कांशीराम साहब के पास ओबीसी ना जाए, ऐसे उन्होंने अनेक हथकंडे यूज किए। लेकिन अगर एक तीसरा मोर्चा भी बनाते तो ये जो पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी उनकी औकात नहीं है। समझो, मैं उदाहरण देता हूँ कि बिजू जनता दल जो पटनायक है, पटनायक यूपी के लोगों को अगर बोलता है तीसरे मोर्चे को वोट करो, तो कोई उसका सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो स्टेट लेवल की, सबकी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टियां हैं। लेकिन तीसरे मोर्चा का अगर बहन जी नेता बनती है और बहन जी बोलती है कि आप वोट ट्रांसफर करो, आपको बोलती है वोट ट्रांसफर करो, तो आप वोट ट्रांसफर नहीं करोगे क्या? क्योंकि हमारे देश में 36 राज्य है, उस 36 राज्य में से 20 राज्य ऐसे कि 20 राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने खुद के हिम्मत पर उन्होंने एमपी एमएलए बनाया है। 15-20 ऐसे राज्य है कि उधर एमएलए एमपी हमारे बन चुके हैं। अगर बहन जी बोलती है कि वोट ट्रांसफर करो, तो हमारे वोट ट्रांसफर हो सकते हैं, ये उनको पता, ये बात उनको पता है। तो बहुजन समाज पार्टी तीसरा नंबर की पार्टी है ना, तीसरा नंबर की पार्टी है, लेकिन ये मोर्चे में बहन जी को मुख्य पद ना मिले, इसलिए वो तीसरा पद निर्माण करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और जैसा ही चुनाव खत्म होता है, वैसा उनका तीसरा मोर्चा खत्म हो जाता है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि 10 साल कांग्रेस रहे, 10 साल बीजेपी रहे, लेकिन तीसरी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है वो सत्ते में ना आए, इसलिए तीसरा मोर्चा वो साथियों निर्माण करते। बड़ी बात है, तो तीसरा मोर्चा क्यों निर्माण करते? अगर इस पर चर्चा करनी है तो एक दिन आप एक दो घंटे का सेमिनार लगाओ, उसमें मैं विश्लेषण के तौर पर 2 घंटे में बात करूंगा कि तीसरा मोर्चा अपने देश में क्यों निर्माण किया जाता है और उसके वजह से हमारा समाज का नुकसान क्या होता है और बहुजन समाज पार्टी को कैसा रोका जाता है, उसकी बात उसमें होगी। और साथियों, आप जो ये काम करे बहुत अच्छा काम है, सामाजिक लेवल का काम है, अपने फुले शाहू बाबा साहब को मूवमेंट को, मिशन को आगे बढ़ाने वाला काम है। लेकिन साथों साथ जो बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज का कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिस समाज का कोई दल नहीं उस समाज का कोई बल नहीं। और माननीय कांशीराम साहब ने दल जो निर्माण किया है बहुजन समाज पार्टी, वो अपनी पार्टी है, उसको मजबूत करने के लिए आप सब मुंबई में लोग आप रहते हो, उसको मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम, आपका टैलेंट, आपका बुद्धि, आपका पैसा आप दोगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मेरी वाणी को रजा लेता हूँ। आपने मुझे बुलाकर जो मेरा मान सम्मान किया, बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। जय धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपने यहाँ पर उपस्थित युवाओं को बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन विचार आपने देने का कार्य किए। और जो हमारा मिशन है, हमारा मिशन जो आखिरी मिशन जो है, बोलिए आप बोलिए। आखिरी मिशन हमारा वही है कि हमें देश पर राज करना है। तो हम लोग तो एक संगठन लेकर चल रहे हैं, मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, लेकिन हमारा जो अंतिम रास्ता है, अंतिम रास्ता हमारा वही है। और जिस प्रकार से हम लोग बार बार अपने बैठक में कहते हैं कि मुकनायक जो है बहुजन समाज पार्टी का है, तो साहब ने जो राजनीतिक विषयों में जो जानकारी दी है, आशा उम्मीद करता हूँ कि जो युवा, टीम के युवा है, उनको बातें साहब का समझ में आया होगा। और हम लोग अक्सर बार बार बोलते हैं, और जिस प्रकार से मान्यवर साहब ने भी कहे हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो हम लोग इस मुकनायक के माध्यम से पर्दे के पीछे रहते हुए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत करने का कार्य करेंगे, ऐसा आशा और प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।